प्रॉपर्टी को बंधक रख करके लोन में रुपए देने का वादा करता है, लेकिन वो रुपया देता नहीं। हमको तो लगता है कि हमने जो है ये कमा लिया, कमाया कुछ नहीं है। आपने अपने ही लोगों को रिजर्व बैंक के माध्यम से वो ठग लिया। इसका परिणाम ये होता है कि लोगों की जो संपत्तियां हैं वो बैंकों के पास जा रही हैं। आज के टाइम में लगभग 7,500 के जो नोट है बैंक के, जो लोन के रूप में उसने दिए, उसमें हमारा 1 रुपया आता। गुलाम बनाने के लिए हर बार एक नया हथियार लेकर आते। तो आम पब्लिक को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो उसका एक ही माध्यम है, उसका जो धन है उसको छीन लो। एक आध आदमी हो जाओ कर्ज में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है किसी कारणवश हो गया, लेकिन पूरा गांव कर्ज में है, पूरा जिला कर्ज में है, प्रदेश कर्ज में है, पब्लिक पूरी कर्ज में है, सरकारें कर्ज में है, के राज्य सरकारें कर्ज में है, भारत सरकार भी कर्ज में है, सबने कर्ज ले रखा। ऐसा कैसे हो जाएगा? हमारे ही एक साथी ने पत्राचार किया भारत सरकार के साथ, वित्त मंत्री के साथ, रिजर्व बैंक के साथ, और लास्ट में लंदन से कॉल आती है कि आपने जो पत्राचार किए हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? कोई भी आदमी भारत का वो खोज कर सकता है कि रिजर्व बैंक का ओनर कौन है। वो रॉकचाइल्ड है, रॉकचाइल्ड फैमिली है, मालिक कहीं बाहर बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो इस देश में या विदेश की बात कर लें, हर नागरिक बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा करता है। वो अपनी सेविंग को लेकर बैंकों पे भरोसा करता है, पर क्या आपको पता है कि वही बैंकिंग सिस्टम आपके साथ धोखाधड़ी यानी फ्रॉड कर रहा है? वो कैसे, आज हम जानेंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र सिसोदिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी। तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है हम उसी पे चर्चा कर लेते हैं। बस थोड़ा मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इससे पहले हमने रुपए पर चर्चा करी थी। अगर आपको देखना है तो पीछे ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। ये उसका अगला भाग है। तो बैंक सिस्टम धोखा कैसे कर रहा है, पहले तो मुझे ये बताइए, प्राइवेट बैंक धोखा कर रहा है हमारे साथ, सरकारी बैंक धोखा कर रहा है, या छोटे बैंक धोखा कर रहे हैं? कौन धोखा कर रहा है आपके साथ? रिजर्व बैंक के अंदर जितने भी रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेकर के जो भी बैंकिंग सिस्टम में चल रहा है, मैं रिजर्व बैंक के, वो सारे के सारे एक फ्रॉड है भारत को लूटने का। पर कहीं ना कहीं वो तो आपकी सेविंग को सेव कर रहे हैं। सोचिए, जो पहले के जमाने में डकैत आते थे, घर को लूट जाते थे, सोना ले जाते थे, जो आपकी धनराशि वो ले जाते थे। अब यही सोचकर बैंकिंग सिस्टम का निर्माण हुआ। लोगों ने बैंकों में पैसा रखना सुरक्षित रखा अपना, और समय समय पे, आते समय में तो बैंक उसका ब्याज भी देता है। तो कहीं ना कहीं वो आम नागरिक के बेनिफिट के लिए। तो इसमें धोखा कैसे हुआ? ये जो आपका प्रश्न है ना, इसको मैं अगर उदाहरण वो दूं, इसका एक विकल्प के तौर पर, ये आपका प्रश्न ऐसा है कि जितने आज चिकित्सा केंद्र खड़े हैं हमारे हॉस्पिटल, जो एलोपैथी चिकित्सा के बहुत बड़े, सरकारें भी डींग मारती हैं कि हम बहुत बड़े लोगों को स्वास्थ्य के लिए इतनी बढ़िया हमने सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन अगर इस देश के लोग स्वस्थ हो जाएं तो इस सुविधाओं की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं है ना। तो सरकार तो कह रही है हमने चिकित्सा की बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। तो एक तरफ तो शराब पिलाना लोगों को, गांव-गांव में ठेके खोलना, दूसरी तरफ फिर एक विभाग चलाना, नशा मुक्ति अभियान। ठीक उसी तरह ये बैंकिंग सिस्टम है। हमारे पास हम जो धन उत्पादन करते हैं खेतों में, पेड़ों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से जो धन अर्जित करते हैं, उस धन को हम बैंकों में जमा करते हैं। बैंक हमें क्या देता है? उसका ब्याज देता है, नोट देता है। वो हमको जो देता है लौटा करके, वो नोट में देता है। हम रुपए में जमा करते हैं अपना धन रिजर्व बैंक में। ये समझने की बात है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं थोड़ा इसको थोड़ा खोलते हैं इस चीजों को, किताबों को। मैंने पिछला जब इंटरव्यू हुआ था आपके चैनल के माध्यम से, उसमें मैंने बड़े स्पष्ट इसको समझाया था। हमने 6 महीने साल भर फसल का उत्पादन किया जी। हम मंडी गए, मंडी में अपना धन, वो गल्ला, अपना जो गल्ला जो है, अपना जो गेहूं धान जो भी कुछ है वो अपना बेका। तो हमने तो धन दिया ना अपना। धन के बदले में हमको क्या मिला? कागज, नोट मिला। रिजर्व बैंक का, रिजर्व बैंक का नोट मिला हमको। अब उस नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक वचन दे रखा, मैं धारक को 100 रुपए, जितने के भी नोट उसने दिए उतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो वचन पत्र दिया उसने।
नोट दिया। जी। अब उस नोट को लेकर के हम बड़े खुश, हमको बताया नहीं। हाँ। तो हमारा तो धन चला गया उसके बदले में। हाँ। और हम जब उस नोट को लेकर के, मान लो हमने 100 कुंटल गेहूं बेचा अपना, उसके बदले में जो पर्ची मिली हमको, उन पर्चियों को लेकर के हमने वो बैंक में जमा कर दें। हाँ। ठीक है, तो हमने 100 कुंटल गेहूं जमा कर दिए बैंक में, ठीक तो है ना। हाँ। बल्कि हमें करना क्या चाहिए था, जो वचन पत्र हमको मिला आड़ती के माध्यम से, नोट के रूप में, उन पर जो वचन है उसका गवर्नर का, उस वचन के अनुसार जो रुपए देने का वचन है, वो रुपया मांगना चाहिए बैंक से। रुपया हम मांगते नहीं। वो पूरी उस वीडियो में मैंने रुपए के बारे में पूरा समझाया है कि रुपया बराबर 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड। राइट। तो गोल्ड तो गया हमारा। हाँ। मिलना चाहिए था हमको, गोल्ड दे दिया कागज। तो आपके हिसाब से सपोज करिए कि मैं अभी एक जॉब करता हूँ 9 से 5 की, पूरा महीना बिताता हूँ। ठीक है। पूरा महीना बिताने के बाद मुझे बताया जाता है कि आपको लगभग 10,000 रुपये महीना मिलेगी, मान लेते हैं। ठीक है। वो मुझे 10,000 रुपये सीधा मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। ना ही मैंने कोई अनाज उगाया, ना ही मैं कोई अनाज लेकर कहीं मंडी गया, ना ही मैंने उसका कोई कागज लेकर बैंक में जमा किया। ठीक है। मैंने अपना कार्य किया। अब मैं उस पैसों को निकालता नहीं हूँ, और 2-3 महीने बाद जब निकालता हूँ तो 10,000 रुपये के कुछ एक्स्ट्रा रुपए ब्याज के साथ मिल जाते हैं। तो ना ही मैंने अनाज को बेचा मंडी में, मैंने तो अपना काम किया है, उसका पैसा मिला। तो मेरे साथ तो कोई फ्रॉड हुआ नहीं, देखा जाए। क्या ये सत्य है? इसमें कुछ गलत हूँ मैं? पूरा फ्रॉड हो गया तुम्हारा। पूरा फ्रॉड हो भी गया मेरे साथ। अब बताइए कि मेरे साथ अब कैसे फ्रॉड हुआ है? फ्रॉड आपके साथ ऐसा हुआ, आपने जो वर्क किया तो अपनी एनर्जी लगाई, अपना समय लगाया, वो समय, वो जो एनर्जी आपके अंदर आई, वो कहाँ से आई? वो मैंने भोजन किया। भोजन कहाँ से आया? जमीन से आया। जमीन से आया। जमीन में जो है, जो भोजन आया, जो भोजन तैयार हुआ, वो सूरज की एनर्जी से हुआ। प्राकृतिक सिस्टम जो लगा उस पर, उससे आपने वो भोजन किया, भोजन से आपके अंदर एनर्जी आई, एनर्जी को आपने वहां दे दिया, और उससे वहां दे करके आपको क्या मिला? आपको नोट मिला। ठीक है ना। आपको जो नोट मिला, उस नोट को लेकर के फिर आपको भाई वो नोट जो मिला वो रिजर्व बैंक का नोट है, वो रुपए का रिप्रेजेंटेटिव है, वो रुपया नहीं है। ये बहुत, यही कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बहुत समझने की बात है। वो रुपया नहीं है, रुपए का एक अनुबंध है। मैं वही रुपए ले जाकर फिर मैं अनाज खरीद लेता हूँ। ठीक है। अनाज आ गया ना, उस रुपए के बदौलत अनाज आ गया। अभी भी मेरे साथ गलत नहीं देखो, होगा? एक चीज हमको ये समझनी पड़ेगी। कई बार जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी ज्योग्राफी लेक्चरर थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है घूमती है गोल। तो हमारे मन में एक प्रश्न आता था, जब पृथ्वी घूमती है तो हमारे दरवाजे इधर उधर क्यों नहीं होते? ये तो मेरे मन में भी आया था बचपन में। हाँ। तो दरवाजे भी घूमने चाहिए, इधर उधर होने जाने चाहिए। अभी जो चीज सामने है वो पीछे आनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न हमारे मन में उठते थे। लेकिन जब हम थोड़ा मैच्योर हुए, दिमाग में काम करना वो अपना शुरू किया, तो जब पूरी पृथ्वी ही घूम रही है तो चेंज कहाँ होगा? जो पृथ्वी से अलग की चीजें हैं, पृथ्वी से अलग जो चीजें हैं, जैसे तारे हैं, चांद है, सूरज है, वो बदल जाएंगे। सूरज पूरब में निकलता, पश्चिम में छिपता है। तो चूंकि पृथ्वी घूम रही है, इसलिए वो पृथ्वी से जो अलग की चीजें वो बदल जाएंगी, उनकी दिशा बदल जाएगी। लेकिन जो पृथ्वी पे हैं ऑलरेडी, वो नहीं बदली जाएंगी। इसलिए आपने जो मेहनत की, तो वो कागज का नोट दे करके आपको ठग लिया, आपसे वर्क ले लिया, कागज का नोट दे दिया। आपने उस कागज का प्रयोग कहीं दूसरा सामान लेने में कर दिया, आपने उसको ठग लिया। अच्छा, मैंने उसको ठग दिया। हाँ, उसने किसी और को ठग दिया। उसने किसी और को ठग दिया। तो कुल मिलाकर के चक्कर बन गया ठगने का। वो चक्र बन गया ठगने का। और उसमें ठगा कौन गया? भारत। उसमें भारत ठग गया। हमको ये लगता है कि मैंने इसको ठग लिया, मैंने उसको ठग लिया, मैंने उसको ठग लिया। नहीं, उसमें भारत ठग गया। और जब इसका निष्कर्ष आता है निकल करके, एक वो चलती थी, अब भी शायद चलती हैं, एक जो कंपनियां होती हैं वो बनाती हैं नेटवर्किंग सिस्टम। दो को जो एक को दो जोड़िए, दो को जोड़िए, नेटवर्क मार्केट है। हाँ। तो लास्ट में जाकर के जो सबसे लास्ट में जुड़ता है उसमें, वो उसका बिजनेस इसी चलता आगे को। ये तो सच है। वो ठग जाता है। तो इसी तरह
हमको तो लगता है कि हमने जो है ये कमा लिया, कमाया कुछ नहीं है। आपने अपने ही लोगों को रिजर्व बैंक के माध्यम से वो ठग लिया। लास्ट में जब होगा, लास्ट में क्या होता है इसका परिणाम, इसका परिणाम ये होता है कि लोगों की जो संपत्तियां हैं वो बैंकों के पास जा रही हैं। ठीक है। क्योंकि बैंक जो लोन बांटता है, बैंक क्या करता है, जब लोन देता है बैंक, आप जाओ मैनेजर के पास कि साहब मुझे लोन चाहिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए। उसको लगता भी ऐसा ही है कि लोन लूंगा तो मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा, व्यापार बढ़ाऊंगा। लेकिन भारत के अगर सभी लोग लोन लेकर के अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाने लगे तो बढ़ाएंगे किसके माध्यम से? तो वो क्या है, वो बैंक सबसे पहले बोला ठीक है जी हम आपको लोन देंगे, तो वो आपकी सिविल चेक करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट लेगा, फिर बोले आप मॉर्गेज क्या रखेंगे, मतलब बंधक क्या रखेंगे जिस पे हम लोन दें। तो आप अपनी प्रॉपर्टी के कागज आप उसको दे दोगे, उन्हें वो चेक कराएगा, तहसील में जहाँ भी नगर निगम में कहीं भी वो उन्हें टेस्ट कराएगा, अगर हाँ इसी की है प्रॉपर्टी है, सही है, कहीं दूसरी जगह बंधक नहीं है, वो प्रॉपर्टी उसने अपने पास रख ली। एक अनुबंध साइन कराया उसने, जिसको लोन एग्रीमेंट बोलते हैं, वो अनुबंध साइन कराया। तो उस अनुबंध में एक चीज लिखता है बैंक, उस अनुबंध में आपकी प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी को बंधक रख करके वो रुपए, लोन में रुपए देने का वादा करता है, उसमें रुपए देने का अनुबंध है, लेकिन वो रुपया देता नहीं है, कागज दे देता है, वो नोट देता है। ये समझने के लिए पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से मैंने उसमें बताया, वो अनुबंध में वो नोट देता है। तो अब वो करता क्या है, आपका हवा में अकाउंट बनाता है, लोन का अकाउंट, वो उस लोन अकाउंट में आपका जो लोन सैंक्शन हुआ उसको ट्रांसफर करता है, डिजिट ट्रांसफर करेंगे, और जो डिजिट है वो उसने फिर आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वहां से ड्राफ्ट बनाया, डीडी बनाया, जो भी बनाया, ये आपने कहीं भी, मतलब कुल मिला करके जब लोन आपके सेविंग अकाउंट में आ गया, लोन का अमाउंट वो आ गया, लोन को कुछ नहीं आया, अमाउंट डिजिट आ गई। अब वो डिजिट को निकालने के लिए आप किसी एटीएम में गए या बैंक में गए, तो आपको नोट मिला, आपको रुपया नहीं मिला। जब वो नोट मिला, अब उस नोट की वैल्यू क्या है, आज के टाइम में लगभग 7,500 रुपए में, 7,500 के जो नोट है बैंक के, जो लोन के रूप में उसने दिए, उसमें हमारा 1 रुपया आता, 7,500 में हमारा जो 1 रुपया है, चूंकि हमारा रुपया है 777 मिलीग्राम गोल्ड ऑन रिकॉर्ड, ऑन कानूनन, सैद्धांतिक, लीगली 777 मिलीग्राम गोल्ड हमारे 1 रुपए का वो है मानक, स्टैंडर्ड। पहले तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई हम इस जगह पे बैठे क्यों? चाहता मैं आपको स्टूडियो में बैठा सकता था इनको, 4 खूबसूरत लाइट होती, एक मेकअप आर्टिस्ट होती, खूबसूरत हम भी बन जाते हैं, आप भी बन जाते हैं। तो सिसोदिया जी हम यहाँ बैठे क्यों हैं? आपने यही जगह क्यों चुनी? ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है, बहुत सुंदर। दरअसल क्या है, आज का जो मानसिक वो है, लेकिन वो ये है कि जो है नहीं वो अपने को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे मैं एक किसान हूँ, और खेती जो है वो दुनिया का सबसे धार्मिक काम है, सबसे सामाजिक कार्य है, और सबसे आध्यात्मिक कार्य है खेती। क्योंकि खेती अन्न पैदा करती है, और अन्न से ये सब हम तुम जीव जंतु पशु पक्षी सब बनते हैं, और सबसे अन्न के माध्यम से हमारा समाज चलता है। अच्छा, एक हमारा जो है ये जो शरीर है, यह सृष्टि है पंचमहाभूतों से बनी है, पंचमहाभूतों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और नीर, ये पंचमहाभूतों से पूरी सृष्टि बनी है। अब यहाँ आपको जहाँ बैठे हो, ये 5 महाभूत आपको यहाँ विद्यमान है, और इन पंच महाभूतों का जो लालन पालन, इनको, इनकी समृद्धि जो करती है वो गाय करती है। ये 2 जगत होते हैं, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत। जो आंखों से दिखाई दे रहा है हमको सब कुछ, पृथ्वी नहीं, इस पे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी दिखाई दे रहे हैं आंखों से, सूरज चांद सितारे सब, पूरा ब्रह्मांड जो भी दिखाई दे रहा है वो 4% में है, और 96% में वो सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत ही इसका आधार है। अगर जीवाणु ना हो तो ये न पेड़ हो सकते, न पशु हो सकते, ना हम हो सकते, कुछ नहीं हो सकता, न भूमि हो सकती।
घी, दूध, गोबर, गौमूत्र, ये सब कुछ दे करके तो ये भौतिक जगत का लालन पालन इस तरह करती है। और जो सूक्ष्म जगत है उसको सूक्ष्म भोजन चाहिए। तो ये इसके माध्यम से जो उत्पादन होता है उसको जब हम हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से, हवन के माध्यम से अग्नि में डालते हैं, तो अग्नि में डालने के बाद जब वो इस वातावरण में जाता है, वायु में, आकाश में, तो इससे सूक्ष्म जगत का लालन पालन होता है। तो ये वो जगह है जो सृष्टि का आधार है। चलिए वो तो इसलिए इस जगह को हमने, चलिए आपने काफी विस्तार से बताया। तो टॉपिक पे वापस आते हैं जी। ये तो अपने अब इससे पहले बताया आपने कि भैया आपकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। कुछ लोन ऐसे होते हैं जो बिना कुछ गिरवी दिए ही आपको दे देते हैं, छोटे अमाउंट, 30,000, 40,000, 50,000, 10,000। और कुछ क्रेडिट कार्ड तो जानते ही होंगे आप कि बैंक वाले लोग रोडों पे खड़े होते हैं, भाई साहब क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, आपके पास पैसा नहीं है, खर्च करिए और बाद में चुकाइएगा। लोग खुशी के मारे ले लेते हैं। तो ये फिर क्यों कर रही है? बैंक के पास तो कुछ गया नहीं उस समय, फिर क्यों दे रही है पैसा? मैं बताता हूँ। देखो, जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, उसका कोई मोल नहीं होता। भारत की जो विशेषताएं हैं वो हमको मिल गई ज्यादा आसानी से। जैसे मैं अभी 2 चीज, हवन, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, और दूध में से घी निकालना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हवन के माध्यम से क्या है, बहुत बड़ा विज्ञान है। ये हमारे ऋषियों की रिसर्च है, हमको आसानी से मिल गए, इसलिए हमारे लिए उनका कोई महत्व नहीं है। भारत आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत उच्च कोटि का देश रहा है। तीनों क्षेत्रों में हमला हो रहा है। हमारे यहाँ गांव में कहावत चलती है, औरत का खसम मर्द और मर्द का खसम कर्ज। भारत में कर्ज लेने का मतलब क्या? कर्ज होता ही नहीं था किसी के पास। मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ। 1986 में हम एक ट्रैक्टर लेकर गए, उस पर लोन लिया था पिताजी ने। तो वो जब ट्रैक्टर आकर के खड़ा हुआ तो 2 दिन बाद जिस बैंक ने लोन किया था उस पर, वो आकर के अपने बैंक का नाम लिख गए, हमारा बैंक फला बैंक, ये लिख गए। वो इतना, तो उसको इतना मतलब वो माना कि बताओ कोई देखेगा इसमें, पढ़ेगा तो क्या फला बैंक से जो है लोन लेकर के ट्रैक्टर लिया है। तो जैसे ही वो गए तुरंत ही उसको जो है वो साफ किया। तो हमारे यहाँ कर्जा लेने की कोई परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ तो आपसी भाईचारे और सहयोग से पूरा समाज चलता था। कर्ज का कोई मतलब नहीं था। कर्ज का तो चलाई है, जो कर्जदार होगा वो आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता। तो इसलिए हमको मानसिक रूप से तोड़ने के लिए, गुलाम बनाने के लिए ये कर्ज का सिस्टम दिया गया है। कर्ज लो, गुलाम बनाने के लिए हर बार एक नया हथियार लेकर आते हैं। पहले कभी तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, उसके बाद तोपाई, गोली आई, बारूद आई, उसके ये आया। उसके बाद राजाओं पर कंट्रोल करना, क्योंकि राजा होते थे, राजाओं पर कंट्रोल करना, राजाओं के माध्यम से वो लूटना। लेकिन 1857 में आम जनता ने क्रांति कर दी। उन्होंने राजाओं पर भरोसा छोड़ दिया आम जनता ने कि ये तो ये करें। अब उन्होंने देखा कि भाई ये आम पब्लिक भी क्रांति कर देती है, तो आम पब्लिक को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो उसका एक ही माध्यम है, उसका जो धन है उसको आपको छीन लो, मतलब उससे धन छीन लो। दुनिया में जिसके पास जल है, जंगल है, जमीन है और जानवर है, ये 4 चीज जिसके पास है, उसे दुनिया कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती, बना ही नहीं सकती। जिसके पास ये 4 चीज है, इन चारों पर हमला हो रहा है। काय के माध्यम से? बैंकों के माध्यम से इन चारों पर हमला है, ये छीने जा रहे हैं। जमीन भूमि को बना दिया घाटे का सौदा, मतलब खेती जो है घाटे का सौदा है। जब खेती घाटे का सौदा है तो उस खेती को, जो खेती जिस जमीन पर करता है, उस जमीन को एक बार बेचने का नाम ले दो, अब जो मांगो मिलेगा। इस धन को छीनने के लिए उन्होंने ये फर्जी नोट दे, कागज दे करके, और कागज के जाल में हमको ऐसा फंसाया, वो कागज देते हैं और असली संपत्ति को ले लेते हैं, कुछ जानी उनके पास है। तो गुलाम बनाने का, आम जनता को गुलाम बनाने का साधन जो है वो बैंकिंग सिस्टम, ये लोन है। लोन दो, असली संपत्ति इनसे छीनो, और ये जो उत्पादन कर रहे हैं उसका मोल भाव से 0 कर दो। जो उत्पादन कर रहे हैं उसको रेट नहीं देना उसका। सुशील जी, मैंने एक वीडियो देखी आपकी जी, जिसमें आपके एक साथी बैंक से जानकारी लेना चाहते थे, तो उसको फिर एक विदेशी का, मतलब विदेश से कॉल आती है, लंदन से कॉल आती है। मतलब वो कहानी, मतलब वो क्या है वो वाकई? वो ये है, मैं बताता हूँ। देखो, किसी गांव में एक आदमी कर्जदार हो जाओ, किसी का एक आदमी,
तो हम समझते हैं कि कोई इत्तेफाक होगा, होगी कोई, हाँ, एक आध आदमी हो जाओ कर्ज में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है किसी कारणवश हो गया, लेकिन पूरा गांव कर्ज में है, पूरा जिला कर्ज में है, प्रदेश कर्ज में है, पब्लिक पूरी कर्ज में है, सरकारें कर्ज में है, के राज्य सरकारें कर्ज में है, भारत सरकार भी कर्ज में है, सबने कर्ज ले रखा। ऐसा कैसे हो जाएगा हाँ, भाई? ऐसा कैसे हो जाएगा कि देश का हर आदमी कर्ज में है? भाई भारत सरकार पर अगर ये लगाओगे 150 लाख करोड़ के करीब वो भारत सरकार पर कर्जा है, अगर उसको भारत सरकार का मतलब देश की जनता पर, जी बिल्कुल, उसी कर्जे को अगर बांट दिया जाए, देश की जनता पर डिवाइड किया जाए, तो हर आदमी कर्जे में है। और पर्सनली जो लोगों ने ले रखा वो अलग है, वो अलग है, तो कर्ज में है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो है। जो देश सोने की चिड़िया रहा हो, मैं काले कह रहा हो कि भारत में मैं 17 साल रहा, भारत के में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है, बेरोजगार नहीं है, भिखारी नहीं है, चोर नहीं है, वो ये कह रहा है। और भारत के प्रत्येक घर में मैं जब गया हूँ, सामान्य से सामान्य घर में, तो मैंने सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर ऐसे देखे, अनाज के। आज वो कर्ज में कैसा हुआ? तो इसका मतलब इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। उन्हीं षड्यंत्रों को लेकर के हमारे ही एक साथी ने पत्राचार किया भारत सरकार के साथ, वित्त मंत्री के साथ, रिजर्व बैंक के साथ पत्राचार किया। जब उन पत्राचार में वो जवाब नहीं दे पाए, कुछ पत्रों के जवाब ये आए कि आपका पत्र प्राप्त हो गया है, रिसीविंग लेटर आए उनके, लेकिन जवाब नहीं आया। जवाब उनके पास था नहीं, वो अपना भेजते रहे रिजर्व बैंक के पास। वित्त मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, ये सबके माध्यम से वो पत्र वहां जाते रहे जी। और लास्ट में लंदन से कॉल आती है, अच्छा, कि आपने जो पत्राचार किए हैं, क्या आप जानना चाहते हैं ये पत्राचार, आपको ये जानकारी कहां से मिली? आपने जो इसमें खोली है वो कहां से मिली? तो उसने कहा कि भाई आप पूछने वाले कौन हो? मैंने अपने जो भारत का रिजर्व बैंक है, मैंने उसको पत्र लिखे हैं, मैंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री को पत्र, अपने प्रधानमंत्री को लिखे हैं, वित्त मंत्री को लिखे हैं, अपने राष्ट्रपति को लिखे हैं, आपका क्या, आप क्यों पूछ रहे हो इसमें? तो सारे पत्र वो सब वहां लंदन पहुंच गए। लंदन से वो पत्र जो है पीडीएफ के माध्यम से वो वापस भेजे कि तुम्हारे भेजे हुए पत्र हैं या किसी और के हैं, कौन संगठन काम कर रहा है तुम्हारे पीछे, कितने लोग हो, क्या है, वो पूरी डिटेल वहां से वो जानकारी कर रहे हैं। तो जनता सरकार मोर्चा जो संगठन है, जो इसी विषय पर काम कर रहा है, देश की जल, जंगल, जमीन और जानवर को बचाने की बात, रोटी बेटी माटी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, राजनीति और धर्म, इससे पूंजीवाद को खत्म करने की बात कर रहा है, जो गांव आधारित अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक जीवन शैली की बात कर रहा है, वो केवल एक संगठन है, जनता सरकार मोर्चा, भारत के अंदर। और वो पूरे भारत को कर्ज मुक्त, बैंकों का फ्रॉड, रुपए के माध्यम से जो बैंक फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों की असली संपत्ति को छीनना ही उनका ध्येय है। अब आप एक बात बताइए, मैंने किसी बैंक से लोन लिया, मेरी संपत्ति उस बैंक के पास चलेगी, वो रिजर्व बैंक के पास चलेगी। रिजर्व बैंक का मालिक है रॉकचाइल्ड। कोई भी आदमी भारत का वो खोज कर सकता है कि रिजर्व बैंक का ओनर कौन है, वो रॉकचाइल्ड है, रॉकचाइल्ड फैमिली है उसका ओनर, मालिक। पर ये तो सरकार की ना, भारत सरकार की। क्या रिजर्व बैंक भारत सरकार का तो लेना न देना कोई मतलब नहीं है। भारत सरकार, जो भारत सरकार के क्रियाकलाप है, अभी आपने देखा होगा ड्रामा, जो पाकिस्तान को खत्म करने की बात हो रही है जी, क्या हुआ? लड़ाई किसकी हो रही है, विवाद किसका है? भारत और पाकिस्तान का। हाँ। भारत ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे उसमें पहलगांव में, हाँ, 26 हिंदुओं को निर्दोष उनको मार दिया, तो उसके ऊपर विवाद हुआ। तो विवाद भारत और पाकिस्तान का है, दो देशों का। युद्ध विराम की घोषणा कौन कर रहा है? अमेरिका। वो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है युद्ध विराम की घोषणा। अजीब। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम जो एक रट लगाए बैठे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, हम भी ये सोच रहे थे मोदी है तो मुमकिन है, हो सकता है कि इस बार जो है अखंड भारत बन जाए। अच्छा जी, पता लगी
कि उसको तो पता भी ना, उसने घोषणा कर दी हो युद्ध विराम की। इसका मतलब मालिक कहीं बाहर बैठे हैं इनके, जो सरकारों में लोग बैठे तो हैं। अभी भी हम मानते हैं आपकी गुलाम है, इसका मतलब। अरे इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए होगा। सबूत चाहिए। इन सभी का समाधान अगर जानने की कोशिश करें तो क्या ये समाधान हो पाएगा इसका? ये समाधान है भी या नहीं है? नहीं, समाधान है, लीगली है, कानून में ही है। मतलब कानून में ही समाधान है इसका। हर जितनी भी समस्याएं खड़ी हैं, उसके जितनी भी समस्याएं हमारे सामने हैं, उसके मूल में है नासमझी के कारण ही जितनी भी समस्याएं हैं वो खड़ी हैं। और इसका समाधान है समझ। हमको समझ आ जाए कि वाकई हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ ठगी हो रही है। भाई जब हमको ये पता चल गई कि हमारे साथ फ्रॉड किया है रिजर्व बैंक ने, सरकारों की जानकारी में किया है, तो हमारा ये बनता है भाई भारत सरकार, वास्तव में भारत सरकार हम हैं, जो देश की जनता है वो भारत सरकार है। ये जो बैठे हैं संसद और विधानसभा में, ये भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। ये तो है, प्रतिनिधि हैं। भारत सरकार इनको वेतन देती है, हम इनको वेतन देते हैं। काय लिए? हमारे लिए कानून बनाओ, ये तो है जी। लेकिन अब हमको अपने अधिकारों को जानना होगा। अगर हमको एहसास हो जाए कि असली मालिक हम हैं, वास्तव में ही असली मालिक हम हैं, इस देश की जनता है, तो सुधार होना शुरू हो जाएगा। वो उसको होनी चाहिए जो मैंने कहा कि जानकारी, नॉलेज, ज्ञान, समझ, ये होनी चाहिए। सवाल पूछना शुरू कर दो। हम जो भारत को, हम मतलब जनता सरकार मोर्चा, जो पूरे भारत को कर्ज मुक्त करने का जो दावा करता है, उसका एक सूत्र है। सूत्र नहीं है, उसमें एक सच्चाई है। सच्चाई क्या है? जब वो लोन देता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसे अनुबंध कहते हैं। और अनुबंध में बैंक ने रुपया देने का वादा किया है, लेकिन बैंक ने रुपया नहीं दिया। रुपया मतलब भारत की करेंसी, रुपया मतलब भारत की मुद्रा। उसने, बैंक ने नोट दिया है, बैंक नोट दिया है, जो उसको बोलते हैं लीगल टेंडर। नोट जो है वो लीगल टेंडर है, रुपए का लीगल टेंडर है वो। उसने टेंडर दिया है। तो जब हम लीगली, कानूनी इस लड़ाई को लड़ते हैं, तो वहां क्या है? एग्रीमेंट को मंगाया जाता है। रुपया देने का वादा किया, अब बैंक से पूछते हैं तो सिद्ध कर, तूने हमको रुपया दिया या लीगल टेंडर दिया रुपए का। जब रुपया दिया ही नहीं तो अनुबंध ही जीरो है। तो उसका एक प्रोसेस है उस लड़ाई को लड़ने का। तो प्रोसेस जनता सरकार मोर्चे के पास है। प्रोसेस से आप जाओ, आप न्यायालय में जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, सीधा उसे सवाल जवाब कर सकते हो कि इस बात पर कि तूने हमको लीगल टेंडर दिया है, रुपया नहीं दिया। और जो अनुबंध है वो रुपया देने का है, रुपया दिया नहीं है, बात खत्म। तो वो जीरो हो गया, अनुबंध ही जीरो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही जीरो हो गया। सुचेत जी, आपने ऐसे भेद खोले हैं जो आम नागरिक को भी नहीं पता होंगे, और सच बताए तो मुझे भी नहीं पता थे। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ ऐसे सवाल हैं जो नहीं मैं पूछ पाया हूँ, या फिर आपके मन में कोई ऐसी दुविधा है जो आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर लिखिए, सवाल जरूर रखिएगा, जिससे हम इन्हें फिर से पकड़ सकें और कुछ अंदर की बात जान सकें। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।